बड़ी खबर से लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदस्यता अभियान से पहले ये बैठक हो रही है। भूपेंद्र चौधरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 सितंबर से पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और सदस्यता अभियान के पहले ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं 2 सितंबर से पूरे देश भर में पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी की 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में आज बड़ी बैठक की गई है। हम आपको दिखाएंगे कि बैठक में कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारियों को यहां बुलाया गया है। बड़ी बैठक है। माना जा रहा है कि 2 सितंबर से जो अभियान है वो शुरू होगा। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया था। उसी के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे एक बड़ी बैठक की जा रही है और ये बैठक अभियान जो है 2 सितंबर से चालू होगा, लेकिन सदस्य अभियान को लेकर लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब जिलों में कार्यक्रम करेगी, कार्यशाला करेगी, उसी को लेकर लगातार ये बैठक चल रही है। लखनऊ से HNA न्यूज के लिए राशिद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर नगर के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने कानपुर वासियों को 725 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पहचान के लिए मोहताज था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, लेकिन आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। एक तरफ सपा है, जिनका इतिहास गुंडागर्दी का रहा है, लेकिन हमने सुरक्षा सुशासन का माहौल दिया है। मैं कहना चाहता हूं कानपुर नगर के लोगों से, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं। इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी।
प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे, 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसा मऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। और अब रुक करेंगे बहराइच से बड़ी खबर की, जहां भेड़िया को पकड़ने में जुटी टीम को सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां भेड़िए के आतंक से लोग परेशान थे और उसी को पकड़ने में टीम जुटाई गई थी, जिसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक्सपर्ट टीम ने खेत से भेड़िए को पकड़ लिया है। पिंजरे में कैद हुआ नर भेड़िया महसी इलाके में पकड़ा गया है भेड़िया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भेड़िए को पकड़ लिया गया है, महसी इलाके से इसे पकड़ा गया है। और एक्सपर्ट टीम जो वहां पर गश्त कर रही थी, उसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिंजरे में इस भेड़िए को कैद किया गया है। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा था और उसी की शिकायत पर एक टीम इसे पकड़ने में जुटी हुई थी, जिसे सफलता हाथ लगी है। एक्सपर्ट टीम ने खेत से भेड़िए को पकड़ा है और पिंजरे में कैद किया। महसी इलाके से भेड़िया पकड़ा गया है। और दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बहराइच के महसी क्षेत्र का है।
आज आज सुबह वन विभाग व पुलिस विभाग व कई सक्रिय टीम द्वारा आज एक सफलता मिली है। जब सुबह एक भेड़िया पकड़ा जाता है, उसके बाद अधिकारियों के बीच राहत की सांस ली जाती है, लेकिन वहीं ग्रामीणों के द्वारा भी कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद ये सामना हासिल किया गया है। जी आखिर कब से यहाँ पर भेड़िए का आतंक था और क्या ये एक ही भेड़िया उस क्षेत्र में थे या और भी हो सकते हैं जिसे टीम ढूंढ रही है? करीब 45 दिन से ये इन भेड़ियों का आतंक जारी था, लेकिन वहाँ लोगों को अपना निवाला बना चुका था, जिसमें 8 बच्चे, एक महिला थी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी और भूमाफिया अफजल अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अफजल अहमद नाम का व्यक्ति IS 191 गैंग का सदस्य है। कार्रवाई के दौरान CO समेत तहसीलदार और 3 थानों की फोर्स मौजूद रही। जो अवैध धन से और आपराधिक गतिविधियों से कमाई गई जो है कि गतिविधियों से जो पैसे से जमीन खरीदी गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। यह एक बहुत ही शातिर अभियुक्त जो कि भूमाफिया किस्म का है, जिसको चिन्हांकन के बाद उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके ऊपर पूर्व में कई सारे मुकदमे थे, लिहाजा बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब उस पे देखा गया तो उसके पास संपत्ति जो मिली थी वह अवैध धन से जो है कि अर्जित की गई थी। लिहाजा आज शहादतपुरा क्षेत्र में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में उसकी जो संपत्ति है उसको जो है कि कुर्कीकरण की कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में थानाध्यक्ष दक्षिण टोला और थानाध्यक्ष कोतवाली नगर और अपने सारे जितने पुलिस फोर्स हैं मौके पर पहुंच के नियमानुसार कार्रवाई की गई। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने केंद्र और राज्य सरकार से अहम मांग की है। मोहसिन रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। ऐसे में सभी तरह के खेलों में उत्तर प्रदेश से 2 टीमों को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी हर खेल में 2 टीमों को मान्यता मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। मांग करता हूं कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से मैं खिलाड़ी होने के नाते देश के सभी खेल संघों से, अपनी देश की सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से सभी खिलाड़ियों के हित के लिए मांग करता हूं कि देश के सभी खेल संघों से बात करके एक से अधिक टीम को अवसर दिया जाए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है और छोटे छोटे राज्य 5 लाख 10 लाख या करोड़ 2 करोड़ की आबादी के राज्य वहां से एक एक टीम खेलती हैं और इतना बड़ा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश यहां से भी एक ही टीम जाती है, तो सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। अब रुक करेंगे देवरिया से खबर का, जहां डीएम दिव्या मित्तल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ग्रामीणों की समस्याओं का संज्ञान न लेने पर एसडीएम को फटकार लगाती हुई दिख रही हैं। दरअसल डीएम पूरे प्रशासनिक अमले के साथ बोट पर सवार होकर बरहज तहसील पहुंची थी, जहां उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जब डीएम एसडीएम को समस्याओं को सुनने और जल्द निस्तारण करने के निर्देश दे रही थी, तभी एक महिला ग्राम प्रधान विंध्यवासिनी देवी ने डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि उनकी समस्याएं ठीक से नहीं सुनी जाती, जिसका विरोध करने पर डीएम ने एसडीएम को रोका और कहा कि गांव के हर व्यक्ति की समस्या को सुना जाए। मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार और छात्र संघ के चुनाव नहीं होने को लेकर विरोध जताया। साथ ही दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं रात में पोस्टमार्टम कराए जाने की व्यवस्था में सुधार करने की भी सपाइयों ने मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
हम तमाम लोग समाजवादी लोग इकट्ठा होकर के यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए हैं और हमारी मुख्य मांगें पूरे देश में आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, आज पूरे देश का दलित समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है उसके हितों को लेकर, अल्पसंख्यक समाज पूरा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है उनके हितों को लेकर, छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर और किसानों का बकाया भुगतान लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका बकाया भुगतान जल्द से जल्द हो। इन चीज़ों को लेकर के हम डीएम साहब के पास प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम इन लोगों को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मुख्य मांगों को पूरी करें, अन्यथा समाजवादी लोग इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस पर फर्जी लूट के मामले में एक युवक को जेल भेजने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 26 तारीख को पुलिस ने लूट के मामले में युवक को आरोपी बनाते हुए जेल भेजा था, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आज पुलिस थाने का घेराव किया। हमारे गांव के दीपू 2 बच्चे आ रहे थे पानी आरओ का लेने, ये रास्ते में बैठ पाए, उसके पीछे एक लड़का और आ गया, तीनों लोग देखे। उसकी सूचना इन्होंने हमको दिया, मैंने एसओ साहब को संज्ञान में डाला। एसओ साहब ने कहा कि ठीक है वो बच्चे पाए हैं, वो निर्दोष हैं, अगर निर्दोष ना होते तो आपसे बताते नहीं, उनको ले आइए तो हमारे सुपुर्द करा दीजिए, मैं उनको निर्दोष साबित करूँगा। ये लिए वो निर्दोष है, अगर निर्दोष ना होते तो ना आपसे बताते ना हम तक पहुँचते जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस दिन तो छोड़ दिए, दूसरे दिन बुला के उनको 2 दिन बैठाए रखे, तीसरे दिन उनको जेल भेज। किस मामले में भेज दिए जेल? उस चोरी के मामले में पैसे सुपुर्दगी दिखा के उनको बैग अन्य जगह से। घटना ये हुई थी, यहाँ पे रोड पे कोई भी लूट किया रहा है। हमारे बच्चे ने आया पानी लेने आया तो वहाँ पे एक बैग पड़ा था, एक लड़का और आया था पाछे से, वो ने कहा था कि इसमें देखो कुछ भी है, वो तुम्हारा बैग पड़ा हुआ। तो हमारे लड़के कहीं हमारा नहीं है, तो कहीं नहीं उसको देखो, तो कहीं जो नहीं हम ना देखेंगे हमारा डर भी लगता है, कहीं नहीं देखो वही कुछ है, तो उसने नहीं वापा, लेकिन फिर भी नहीं माना। असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, क्या पूरा मामला प्रकाश में आया है? बिल्कुल देखिए ये लूट का मामला था और इसमें गदागरी से खुलासा करते हुए 3 युवकों को जेल भेजा है। और जहां ग्रामीणों की अगर बात की जाए, ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया है कि बैग पड़ा हुआ मिला था और बैग के अंदर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए थे और वो उनको पुलिस के हवाले किया गया था। और एसओ से जो बात हुई थी उसमें साफ तौर पे एसओ ने कहा था कि हाँ अगर वो चुराए होते तो वो वापस करने नहीं आते, लेकिन एसओ के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए 2 दिन बाद उनको जेल भेजा गया और जिससे नाराज ग्रामीणों ने सभी वहाँ के व्यापारी और ग्रामीणों ने एकजुट होकर थाने का घेराव किया है और कहीं न कहीं जो खुलासा किया है उसको पूरी तरह से गलत बताया गया है। तो इस पर कहीं न कहीं पुलिस की जो है वो सवालों के घेरे में जरूर खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जो लड़कों ने वहाँ पर पानी भरने जा रहे थे उनको रास्ते में पड़ा हुआ बैग मिला था और वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके द्वारा एसओ को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और बैग के साथ लड़कों को थाने जरूर लाई, लेकिन वहां से उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेज दिया गया और ये खुलासा दूसरी जगह का दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में है और व्यापारी और जो ग्रामीण है उन्हें दुकान बंद करके थाने का घेराव किया है और तो इस पर जो आरोपी है इसमें जो उनकी जांच कर उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर लापरवाही पुलिस की अगर सामने आ रही, क्या उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है और उनका क्या वर्जन है इस मामले में? बिल्कुल देखिए, अभी इस मामले पर उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई है तो उन्हें जांच का झुंझुना जरूर थमाया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जब खबर प्रकाशित होगी उस पर क्या जो उच्च अधिकारी है उस पर क्या कार्रवाई करेंगे और संबंधित थाना अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। वहीं शामली में एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया गया कि आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाई, साथ ही युवती को ब्लैकमेल कर धन परिवर्तन करने को भी कहा। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस स्टेशन झंझाना में एक महिला द्वारा अभियुक्त द्वारा अपनी पहचान छिपा करके और दोस्ती कर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के संबंध में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई व पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए नामित अभियुक्त जाकिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस स्टेशन झंझाना में एक महिला इटावा में खूबसूरती और धोखे ने दो परिवारों को उजाड़ कर बर्बाद कर दिया। जी हां, पूरा मामला इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के ग्राम संगावली का है, जहां पर रहने वाले रोहित चौधरी उर्फ रमन चौधरी की शादी 10 साल पहले मध्य प्रदेश के भिंड शहर की रहने वाली सोनल तिवारी से हुई और 1 साल बाद ही उनकी एक बेटी हुई। वहीं 3 साल बाद उनके फिर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद पूरा परिवार खुशहाल और संपन्न जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस परिवार को नज़र तब लग गई जब इन्हीं के पड़ोस का रहने वाला राहुल शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने आए। राहुल कुवैत में नौकरी कर रहा था और राहुल शर्मा का आना जाना रोहित चौधरी के घर पर भी था और ये गांव के नाते से सोनम का देवर लगता था। घर पर हंसी मजाक को देवर भाभी का रिश्ता समझकर सभी ने अनदेखा कर दिया, लेकिन उनका हंसी मजाक कब उनकी मोहब्बत में बदल गया ये घर में किसी को पता भी नहीं चला। सबसे पहले 28 जनवरी 2024 को रोहित उर्फ रमन चौधरी की मौत हुई, तो वहीं 11वें दिन 7 फरवरी को राहुल शर्मा की पत्नी प्रिया की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों की मौत होने के बाद रोहित की पत्नी सोनल तिवारी और राहुल शर्मा अपने घर पर एक दूसरे के साथ शादी करने और रहने की बात करने लगे, जिस पर रोहित के परिवार का माथा ठनका और उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनके बेटे की मौत कोई बीमारी या हादसे से नहीं हुई, बल्कि उनके ही बेटे की पत्नी के द्वारा की गई। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक रोहित की पत्नी सोनल अपने दोनों बेटियों को घर पर छोड़कर राहुल शर्मा के साथ फरार हो गई। मेरे भाई का मामला है मर्डर का, जो कि हमारे संगावली में हमारे भाई ख़त्म हो गए थे और हमारी जो भाभी थी उन्होंने पॉइजन दिया है। हमारे भाई की अक्टूबर में तबीयत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे हम हॉस्पिटल में दिखाने लगे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे वो जनवरी में 28 जनवरी को ख़त्म हो गए थे। और उसी हमारे गांव में एक लड़का है राहुल शर्मा उर्फ डुल्ले, उन्होंने अपनी 7 तारीख को अपनी पत्नी के उसका भी ख़त्म हो गई थी। फिर पता चला कि इसने पॉइजन दिया है हमारे भाई को और उसने अपनी पत्नी को। तो उसके बाद हमने दोनों धीरे धीरे जब हमें कुछ जानकारी नहीं हुई थी, बहू की जो है तबीयत अचानक बिगड़ी, बेटे ने बताया था हमें। हाँ, क्योंकि हम 2 मंजिल मकान बनाए हुए हैं, ऊपर थे तो नीचे गिर गई। तो उसे फिर जो है यहाँ जो साथ में भी है हरीश्वर वगैरह, ये गाड़ी लेके वहाँ गए और बहू के मायके वाले साथ में रहे, उसके माँ और वो। हम लोग तो साथ भी नहीं थे, वहाँ शांति मांगले जो है उसमें भर्ती रही। वहाँ पे आने के बाद भी उसने कुछ दलिया खाया, अंगूर खाए मेरे हाथ से, पपीता भी खाया और उसी रात को फिर अचानक तबीयत खराब हुई। फिर उसका जो है बीपी डाउन होता चला गया, फिर मृत घोषित कर दिया गया। ये मामला था। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है? अब हमें ये लग रहा है कि उसके साथ में जो है उनकी मृत जो हुई, जो गांव में लड़का है उसके साथ में संबंध जब सुने तो मुझे लगता है शायद इन्होंने जो है कि उनके बदबू आने की वजह से लोग बताते कि पॉइजन दे दिया गया वो से, तो हमको हो सकता है भाई। लड़का हमें पता ही नहीं चला, 2 साल से बात करता था।
रात में कर रहा हो, दिन में कर रहा हो, हमें पता नहीं हुआ। अब बाबू भीतर पर है तो हमें क्या पता है कि क्या कर रही है। तो जी अब मरे खत्म हुएगा तो हमें नहीं पता चलो कि जी खत्म है रहा हो, जा तो है रहा हो। हमें तो पता बाद में चली कि जी बहू खत्म है गई, करंट लगाए दो, बहू दे दो। तब हमें पता चली कि लड़के को कमाए को दोगा। और ग्वालियर खत्म है तो जी पानी आनी पियात रहो, भाई पियात रहो। जी लड़का हमारा संगता है नहीं कुका तरह करंदा खत्म है 10 बजे ही हम आए लौट के तो खत्म हुएगा। धीरे धीरे उसका दीपावली में लगभग उसकी तबीयत खराब हुई थी। उस दौरान हम लोग समझ नहीं पाए क्यों इसकी तबीयत खराब हो रही है। आस्था हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, उसके अला उसे कुछ लाभ वहाँ मिला। उसके बाद फिर उसकी तबीयत खराब हुई तो वहाँ एक डॉक्टर भदौरिया हैं बस स्टैंड के पास, वहाँ उसका इलाज चलता रहा, उससे कुछ राहत मिली। उसके उपरांत धीरे धीरे उसकी जो है हालत बिगड़ती रही, लेकिन ये पता नहीं चल पाया आखिर उसकी हालत क्यों बिगड़ रही है। फिर जो है आगे चल के उसकी हालत जो है